हेलो एवरीवन। तो एमपी टेट चयन परीक्षा 2025 में पर्यावरण सीरीज का ये 5वां वीडियो जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमारे एग्जाम के लिए हो सकते हैं बेहद इम्पोर्टेंट। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि आनुवांशिक रोग इनमें से कौन सा नहीं है, जेनेटिक जो डिसीज है इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपके जो ऑप्शन है रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से जो है एक उत्तर आपको लगाना है। तो सबसे पहले रंजकहीनता के बारे में बता दूं, ये एक आनुवांशिक रोग है कि जो पैतृक से जो है मेलेनिन एक वर्ण की कमी पाई जाती है, जिससे अगली पीढ़ी में उनकी स्किन का कलर जो है वो वाइट हो जाता है, यानी ब्राउनिश कलर जो हमारे इंडियंस का रहता है। अब कई इसको कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। तो ये एक आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया का होता है, हीमोफीलिया होता है जो आनुवांशिक रोग है जिससे ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, चोट लगने पर ब्लड जो है बहता रहता है, तो ये हीमोफीलिया है। वर्णांधता जो है इसमें कलर डिसीज कहते हैं, रंगों की जो है पहचान करने में जो है इनएलिजिबल रहता है। तो ये जो तीनों रोग हैं आनुवांशिक रोग है। तो सही उत्तर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ये जो चौथा उत्तर है इनमें से कोई नहीं एकदम सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। मानव के 23वें समूह के गुणसूत्र में मोनोसोमी की वजह से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो क्ली फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर डाउन या पटाउ सिंड्रोम। इसका जो सही उत्तर है वह है टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन जो है बी। 23वां गुणसूत्र जो रहता है एक्स वाई, इसमें एक्स जो कि महिला गुणसूत्र है वो कमी आ जाती है। तो मोनोसोमी मतलब एक गुणसूत्र बचता है, मोनोसोमी। इसकी वजह से कौन सा रोग आ जाता है, कौन सा सिंड्रोम हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। अब इससे होता क्या है, इससे महिलाओं में हाइट का छोटापन होना, बांझपन होना और ये चीजें जो है ये लक्षण आने लगते हैं महिलाओं में टर्नर सिंड्रोम की वजह से। तो ये जो है इस प्रश्न का उत्तर था टर्नर सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो जो भारत सरकार द्वारा 2025 तक टीबी मुक्त भारत का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है, जगह जगह आपको बैनर में देखने को मिलता होगा टीबी मुक्त भारत। तो ये हमारा लक्ष्य जो है 2025 तक का रखा गया है। अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो जननी सुरक्षा योजना जो है सन 2005 में पीएम द्वारा, प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा जो है ये प्रारंभ की गई थी। और इसका जो उद्देश्य है जैसे समझ सकते हैं, जननी सुरक्षा योजना तो प्रसव, जो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, मतलब हॉस्पिटल में जो है वो बच्चों की जो है महिलाओं की जो डिलीवरी हो, साथ साथ उसकी देखभाल की जा सके गवर्नमेंट द्वारा। और इसके लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। तो जो विलेजर्स यानी ग्रामीण जो लोग रहते हैं रूरल एरिया में, तो 1400 रुपये दी जाती है प्रोत्साहन राशि, और अर्बन में जो है 1000 रुपये दी जाती है। तो ये आपको याद रखना है। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत जो है 2005 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत ये भी सन 2005 में जो है शुरुआत हुई थी, कि जो है दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक भी स्वास्थ्य की पहुंच हो सके, इसलिए जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत सन 2005 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। वीडियो का अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार 2025 तक प्रजनन दर कितना किया जाना लक्षित है। तो इसका जो सही उत्तर है 2.1। 2.1 का ये मतलब है कि कोई जो 20 जोड़े हैं, कपल हैं, उनके बच्चों की संख्या जो है 21 जो है होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो जानी चाहिए। ये लक्ष्य जो क्या है हमारा, हमारे भारत का जो है लक्ष्य है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार। लेकिन एक खुशखबरी इसमें यह है कि हमारे जो मध्य प्रदेश है, 2019-20 की जो रिपोर्ट आती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा, तो 2.0 जो है लक्ष्य, यानी इससे भी कम लक्ष्य जो है, ये तो 2.1 का था, और इससे भी बढ़ करके यानी 2.0 लक्ष्य जो है मध्य प्रदेश ने प्राप्त कर लिया है। आगे देखते हैं। पागल कुत्ते या लोमड़ी के काटने से कौन सा रोग होता है। तो कुत्ते से जो रोग होता है आप समझ सकते हैं रेबीज रोग होता है। और रेबीज रोग क्या होता है, उससे पानी से जो है वो डर लगता है, पानी से जो है उसे
फ़ियर रहता है बच्चे को, जिसको भी हो जाता है, तो ये रेबीज़ रोग होता है पागल कुत्ते और लोमड़ी के काटने से। आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो है, निमोनिया रोग में से कौन-सा अंग प्रभावित होता है? आपको बताना है। निमोनिया रोग, तो आपने बच्चों में ज़रूर सुना होगा, तो ऑप्शन है फेफड़ा, यकृत, मस्तिष्क और आंत। तो इसका जो सही उत्तर है वह है फेफड़ा। हमारे जो लंग्स हैं उनको इफेक्ट होता है यदि बच्चों को या हमारे प्रौढ़ हैं यंगस्टर्स को निमोनिया रोग हो जाता है। हमारे लंग्स में जो है इफेक्ट करता है, ये सर्दी से रिलेटेड रोग है। आगे देखते हैं, विब्रिया कॉलेरी नामक जीवाणु ये जो है कौन सा रोग होता है? तो एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया, टाइफाइड या या हैजा। तो ये जो हैजा के द्वारा जो है ये जो विब्रिया कोलेरी नामक जीवाणु द्वारा बैक्टीरिया डिसीज है हैजा, और हैजा किसके द्वारा? मक्खियों के द्वारा जो है यह प्रसारित होता है। अगला प्रश्न है, पायरिया नामक रोग क्या होता है? इससे होता है, तो पायरिया समझ गए आप, दांतों से संबंधित रोग होता है। जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ कवक, तो ये रोग होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। पायरिया रोग जो है प्रोटोजोआ के द्वारा एक जिंजीवाइटिस, जे से नाम स्टार्ट है, जिंजीवाइटिस नामक प्रोटोजोआ से ये रोग जो है फैलता है। अगला प्रश्न है, रिंगवॉर्म, गंजापन आदि रोगों का मूल कारण क्या है? तो ये जो रोग आप समझ गए होंगे, रिंगवॉर्म के थ्रू जो है एक रोग होता है खुजली होना, कहीं पसीने से जो है कट्स आ जाना। तो ये कभी ना कभी हुआ होगा सभी को। और इस रिंगवॉर्म जो है, जिंगार्ड, ये जो आती हैं इसकी क्रीम्स और दवाएं, इस किसके कारण होता है ये रोग? रिंगवॉर्म और गंजापन, ये रोग होता है हमारे कवक, फंगस के द्वारा जो है ये रोग जो है मूल कारण है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेनिसिलिन प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। तो पेनिसिलिन जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है एंटीबॉडी का? ऑप्शन है मेनिंजाइटिस, सिफिलिस, गोनोरिया या यक्ष्मा। तो इसका जो उपयोग किया जाता है सिफिलिस में जो है, तो पेनिसिलिन सिफिलिस कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक घटनाएं किस मंडल में होती हैं? आपको मैंने पुरानी वीडियो में बताए थे जो है कि लेयर जो रहती हैं, ध्रुव मंडल से लेके समताप मंडल और आगे जो है आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सारी मैंने बताई थी। सबसे प्राकृतिक घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में रहती हैं, जो कि हमारा 0 से लेके 18 किलोमीटर तक रहता है। वहीं ध्रुवों पर ये 12 किलोमीटर तक रहता है, क्योंकि वहाँ ऊंचाई अधिक होती है। सभी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं, चाहे वर्षा का होना हो, चाहे हमारा बादलों का बनना हो, तो इसी में आते हैं। आंधी तूफान सब कुछ इसी में होता है, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल के ऊपर जाते हैं तो मौसम बिल्कुल शांत हो जाता है। इसलिए जो एरोप्लेन में जाते हैं तो एरोप्लेन कहाँ उड़ती हैं? इस क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल के ऊपर 12 या 18 किलोमीटर के ऊपर, तो वहां बिल्कुल मौसम शांत रहता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? ये हमारा पुराना प्रश्न है। इसकी स्थापना जो है 1890 में कोलकाता में हमारी स्थापना की गई थी। इसी के साथ मैंने बताया था, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। और यदि आता है वन प्रबंध संस्थान, मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे भोपाल में है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। तो और 1948 में ये जो है IUCN की स्थापना की गई थी। तो जो पूरे जो वन्य जीव हैं और पौधों, इनकी संरक्षण हेतु जो है IUCN की स्थापना की गई थी। और इसके द्वारा एक रेड डाटा बुक इसकी जो है ये मेंटेन करता है। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जातियां, है ना, और जोखिमपूर्ण जातियां, लगभग 9 प्रकार की कैटेगरी बना रखी है इन्होंने। तो ये रेड डाटा बुक जो है किसकी है? IUCN की है। इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। आगे देखते हैं, किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? ये बायोमास जो है किस में अधिकतम रहता है? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ में, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में, शीतोष्ण रेगिस्तानी। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, वहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, चाहे वह पौधों की प्रजातियां हों, चाहे वन्य जीव प्रजातियां हों। इसीलिए उनका जो है जैव मास भी, बायोमास भी अधिकतम
रहता है। तो जो सही उत्तर है वह हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। आगे देखते हैं, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता, जो प्रोडक्टिविटी यानी कितनी कम प्रोडक्टिविटी है, वो सबसे आखिरी में आएगा। सबसे ज्यादा जो है मैंग्रोव वन में होता है, दलदली क्षेत्रों में, फिर घास स्थल में, झील और महासागर। तो ये जो सी नंबर का उत्तर है हमारा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र एरिया वाइज, अधिकतम क्षेत्रफल में जो है फैला हुआ है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है? घास का मैदान है, वन है, पर्वत या समुद्र? तो आपको पता ही होगा कि समुद्र जो है सबसे ज्यादा जो है 71% पार्ट पे, इसीलिए ये समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र है, विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। तो सबसे ज्यादा जो पोषण है, तो न्यूट्रिशन है, किसको मिलता है? शाकाहारी या जो मांसाहारी सहारी होते हैं, सर्वाहारी या अपघटक? तो सबसे ज्यादा जो उच्चतम पोषण प्राप्त होता है वो होता है सर्वाहारी, या दोनों जो खाते हैं, तो उनका पोषण जो है सर्वाधिक होता है पारिस्थितिकी तंत्र में। अगला प्रश्न है, जहां जीव रहता है उसके स्थान को क्या कहते हैं? आवास। मानव रहता है तो उसका आवास, जंगली जीव रहते हैं तो उसका आवास। तो पारितंत्र में सब कुछ आ जाता है। पारितंत्र जो है पूरी पृथ्वी का एक पारितंत्र हो गया, जलीय पारितंत्र जैसे है अंदर। जल में रहने वाले सभी जीव, चाहे वो सजीव हों चाहे निर्जीव हों, एक दूसरे से जो है क्रिया करते हैं, संबंधित रहते हैं, तो वो पारितंत्र हो जाता है। तो एक ही जाति की जो है छोटा निवास जो क्या कहलाता है? एक मोहल्ले की तरह दिख सकते हैं, निकेत है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? जहां जीव रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उसका आवास कहते हैं। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो जो पारिस्थितिकी संक्रमण है, इसकी अवधारणा जो है बेनेट के द्वारा जो है दी गई है। पारिस्थितिकी संक्रमण को इकोटोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इकोटोन। और इकोटोन क्या है? कि जैसे एक स्थलीय पारितंत्र है और जलीय पारितंत्र है, उन दोनों के बीच में जो है दोनों की विशेषताएं पाई जाएंगी। दलदलीय क्षेत्र जैसे वहां मैंग्रोव वन व्यवस्थित होते हैं, जलीय जीव भी पाए जाएंगे, तो वो क्षेत्र जो है कहा कहलाएगा हमारा इकोटोन, और उसको पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा पर आधारित। तो ये अवधारणा जो दी है बेनेट के द्वारा दी गई है। आगे, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र से विभिन्न घटकों से होकर पूरा जो गुजरता है, तो उसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। तो इसे आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में CO2 की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? मतलब बाकी सब ऐसे होंगे जो CO2 को बढ़ाएंगे, लेकिन एक ऐसा होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाएगा नहीं। श्वसन हम श्वसन करते हैं, तो CO2 तो बाहर हम छोड़ते ही हैं, चाहे हम करें चाहे पेड़ पौधे। जैविक पदार्थों का जो क्षय होता है तो CO2 उत्पन्न होती है। ज्वालामुखी क्रिया में भी CO2 उत्पन्न होती है। जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें CO2 उत्पन्न नहीं होती है। CO2 का यूज करते हैं हरे पेड़ पौधे, और ऑक्सीजन क्या है? निकालते हैं, रिलीज करते हैं। तो CO2 की मात्रा नहीं बढ़ती, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं प्रकाश संश्लेषण से। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि CO2 की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? वैसे देखा जाए तो सबसे अधिक जैव विविधता हमारे पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट वाला जो एरिया है भारत का, उसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो इसमें से शांत घाटी जो है केरल में, साइलेंट वैली केरल में स्थित है, तो उसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कश्मीर घाटी कश्मीर में है, फूलों की घाटी जो है आपके उत्तराखंड में है, और ये जो सुरमा घाटी है ये हमारे असम में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। आगे, भारत का भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो हमारे 2030 तक जो है, तो भूमि क्षरण का जो है समस्या है, इसको कम करने का, शून्य लेवल तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। रामसर सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामसर सम्मेलन जो है किससे संबंधित है? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, कीटनाशक प्रदूषण, ओजोन परत और आर्द्रभूमि संरक्षण। तक आपने सोच लिया होगा।
इसका जो सही उत्तर है, जो वेटलैंड के कंजर्वेशन से संबंधित है, हमारा रामसर सम्मेलन, और ये 1971 में ईरान शहर के रामसर में हुआ था। इसी को सम्मेलन को रामसर सम्मेलन कहते हैं। और यहाँ यह सम्मेलन हुआ था कि विश्व में जितनी भी आर्द्र भूमि है, जिसमें आसपास पानी की जगह है, उनको संरक्षित रखने का उद्देश्य रखा गया है रामसर सम्मेलन में। आगे है, हुदहुद चक्रवात भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश का हमारे तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ है, तो ये जो पूर्व में है। सबसे ज्यादा चक्रवात से हमारा पूर्वी तटीय क्षेत्र जो है प्रभावित होते हैं। इसके पहले हमने दाना चक्रवात भी पढ़ा था, उससे हमारे उड़ीसा का तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था। और ये हुदहुद से आंध्र प्रदेश का, जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था चक्रवात। अब बात करते हैं कौन सा सतत विकास लक्ष्य में भुखमरी से संबंधित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम में क्वेश्चन है। एसडीजी एक गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या सतत विकास लक्ष्य। 17 लक्ष्य जो है ये निर्धारित किए गए थे, जो संयुक्त राष्ट्र की 2015 में जो बैठक हुई थी उसमें। तो ये हमें लगभग याद होने चाहिए ज्यादातर, यदि पूरे नहीं है तो मुख्य तो होना चाहिए कि एसडीजी 1 जो है वो गरीबी से रिलेटेड है, पोवर्टी से। जो दूसरा है हंगर से या भुखमरी से है, तो भुखमरी से कौन सा लक्ष्य है? नंबर 2। इसके बाद हम देखते हैं जलवायु कार्यवाही से संबंधित, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित एसडीजी का गोल जो है नंबर 13 है, हमें याद रखना है। इसके बाद जो एसडीजी 4 है वो किससे संबंधित है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। आपको 1 रखना है, किससे? गरीबी से। दूसरा एसडीजी का है वो है भुखमरी से, हंगर से। इसके बाद जो है गोल नंबर 4 भी याद रखना है, किससे है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से, एजुकेशन से। इसके बाद चाहे तो 5 भी याद रख सकते हैं, लैंगिक समानता से संबंधित है। तो ये जो है, और 9वां जो है उद्योगों से, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करिए और कमेंट करिए कि आप अगली वीडियो किस में चाहते हैं, कैसी लगी आपको वीडियो, जिससे हमें भी आगे जो है वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।